बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि स्मोक का जो बड़ा सीरियस इशू चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये मसला कितना संजीदा है और कितना खतरनाक है। देखें, ये थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी आपको समझना पड़ेगा। ये फिजा में आलूदगी की शरह है जिसको आप AQI इंडेक्स में नापते हैं, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको कहते हैं। हवा की जो क्वालिटी है जिसमें आप सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए ना, कि उसमें ऑक्सीजन कितनी खराब हो चुकी है, कार्बन कितनी ज्यादा है, हवा के अंदर जो पोल्यूशन के ज़रात है वो कितने ज्यादा है, और उनकी वजह से इंसानों की सेहत खराब हो जाती है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद क्या विटनेस किया इसमें और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें और हमने कहां गलती की, मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्निकल डाटा बता देता हूं। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है ना, इसको नापने के लिए बाकायदा मशीन्स मौजूद है। उनसे पता चलता है कि जनाब इस वक्त जो फिजा में आलूदगी की शरह है वो इतनी है। यानी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हम हर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लेते हैं और इसके डिफरेंट तरीके हैं इसको चेक करने के, और ये वेरीफाइड डाटा होता है, ये पूरी दुनिया से आता है। अब अगर किसी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि फिजा के अंदर जो आलूदगी है वो 0 से लेके 50 तक है, यानी मिसाल के तौर पे 35 है, 40 है, 45 है, 50 तक है, तो उसको अच्छा करार दिया जाता है। वो ये कहा जाता है कि एक पुरफिजा मुकाम है, या इस जगह के ऊपर जो हवा की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और यहाँ पे आलूदगी कम है, तो इंसानों की जान महफूज है और ये आबो हवा इंसानों के लिए बहुत अच्छी है, जानवरों के लिए बहुत अच्छी है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक जो है वो बेहतर होता है। लेकिन जब यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 तक पहुंच जाए, इसके बीच में आ जाए, तो इसको मॉडरेट कहा जाता है कि ठीक है, आपको इत्मीनान होना चाहिए कि ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर यही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में पोल्यूशन की जो ज़रात है या हवा में जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, वो अगर 101 से 150 तक चली जाए, यहां तक चली जाए, तो फिर इसको अनहेल्दी कहा जाता है। और अनहेल्दी फॉर स्पेशली सेंसिटिव पीपल, वो लोग जिनको दमे का मर्ज है, या वो बच्चे जिनको खांसी है, या ऐसे लोग जो जरा सेंसिटिव है, या वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम है, या वो ऑलरेडी बीमार है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बड़े सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। जब ये 150 तक चला जाए तो उनको फिर एहतियात करनी पड़ती है। और जैसे ही ये 151 से 200 तक पहुंचे, अभी मैं 200 तक पहुंचा हूं, जब ये 151 से 200 तक पहुंचे तो इसको आप एक खतरा समझ सकते हैं, इसको अनहेल्दी कहते हैं। ये कहा जाता है कि अब सूरत खराब है और खतरा शुरू हो चुका है। तो अब खतरा है, आम आदमी को भी खतरा है, जो बीमार है या सेंसिटिव है या थोड़ा सा जिसके अंदर उतनी कुव्वत मुदाफियत नहीं है, वो ज्यादा खतरे में है, जबकि सेहतमंद लोगों के भी बीमार होने का खतरा मौजूद है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच में आ जाए, 201 से 300 में अभी आपको बता रहा हूं, यहां तक आ जाए तो इसको वेरी अनहेल्दी कहा जाता है। यहां पे वार्निंग जारी की जाती है, इमरजेंसी सूरत हाल जो है वो नाफिज की जाती है। उस इलाके में रहने वाली जितनी भी आबादी है वो सारी मुतासिर हो जाती है और लोगों में बीमारियां फैलने के खतरात बढ़ जाते हैं अगर ये 300 तक चला जाए। लेकिन अगर ये 300 से क्रॉस कर जाए तो फिर इसको कहा जाता है कि हेल्थ अलर्ट जारी हो चुका है, तमाम के तमाम लोग शदीद खतरे में हैं, तमाम जानदार खतरे में हैं, और जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले, तमाम एक्टिविटीज रोक दी जाए और लॉकडाउन कर दिया जाए। अब इसको जो है वो कहा जाता है इंतहाई खतरनाक सूरत हाल, ये 300 से ऊपर चली जाए तो। अब हमारे ये हो रहा है कि जैसे ही मौसम पाकिस्तान में बदलता है तो पंजाब के अंदर खास तौर पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 पे तो नॉर्मल चला जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुल्तान में और लाहौर में, इवन चकवाल के इलाके जहां पे कभी भी ये 50, 60, 70 तक नहीं जाता था, इससे ऊपर तो 100 तो क्रॉस ही नहीं करता था। तो आज जब मैंने चेक किया चकवाल का, मैंने चेक किया कलरकहार का और दीगर एरियाज का जो निस्बतन बेहतर थे सॉल्ट रेंज में, वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ज्यादा था। यानी ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। जबकि रावलपिंडी वो सैकड़ों में और ऊपर जा रहा है। लेकिन लाहौर और मुल्तान का डाटा हैरान करने वाला है, मुल्तान 1000 को छू गया, ऑलमोस्ट 1000। जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं मैंने चेक करवाया था तो 1212 था, 1212। यानी 300 से ऊपर का डाटा नहीं दिया उन्होंने कि 300 से ऊपर होता क्या है। यानी 300 से ऊपर तबाही है, तो हमको 400 पे, 500 पे, 600 पे नहीं रुके, हम पहुंच गए हैं 1212 पे। ये इंतहाई खतरनाक है और ये अब जानलेवा सूरत हाल हो चुकी है। जिन्होंने इसको ठीक करना वजीर माहौलियात, वो स्विट्जरलैंड में डबल बैग्स के साथ 2 हैंड बैग उठा के, और जो वजीर आला है वो भी स्विट्जरलैंड में, गला खराब है। जो चीफ सेक्रेटरी है जिसने यहाँ काम करना था वो भी स्विट्जरलैंड में, वजीर आला मेरी उधर, मैं भी उधर जा रहा हूँ। यानी ये सारे उधर पहुंचे हुए हैं और अपनी लाइफ वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी आबो हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जो बेचारे आम पाकिस्तानी शहरी हैं, जो बेचारे पंजाब के शहरी हैं, वो इस अफरियत से निपट रहे हैं और लगातार बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये हुआ कैसे। देखिए, 2 तरह के फैक्टर हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हमारा जोर अभी चलता नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है उसके लिए खाली पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे हमसाया ममालिक भी जिम्मेदार है। कुछ जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पे भी आती है जब पंजाब के अंदर पोल्यूशन होती है तो, लेकिन उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है। अगर आप लाहौर के आसपास सफर करें तो आपको जगह जगह बेशुमार ईंटों के भट्टे मिलते हैं। ये ज्यादातर सियासतदानों के या उनके चेले चमाटों के हैं। और अगर आप देखें तो लाहौर की सराउंडिंग में आपको बहुत सारी ऐसी चिमनियां नजर आती हैं
या ऐसी फैक्ट्रियां नजर आती हैं या छोटी छोटी स्टील मिल्स लगी हुई है जिनके अंदर से बड़ा खतरनाक धुआं सुबह सुबह बहुत बड़ी मिकदार में छोड़ा जाता है। और ये लगातार यही हो रहा है लाहौर के साथ, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते काम यहां तक बढ़ गया है कि अब लाहौर रहने के काबिल नहीं रहा। मैं आपको ये बताता हूं कि जो लाहौर पहले बच जाता था वो क्यों बचता था? इसलिए कि यहां पर रावी बहता था, रावी के दोनों तरफ जंगल होता था। लाहौर शहर के बाहर तमाम तरफ जितनी भी एरियाज है वहां पे फसलें लगती थी, वहां पे जंगलात होते थे, वहां पे बहुत सारे पौधे होते थे। इस हरियाली की वजह से लाहौर में पोल्यूशन कंट्रोल में रहती थी। लेकिन हुआ क्या कि लाहौर में बड़ी तेजी से, मुल्तान में भी बहुत तेजी से रेजिडेंशियल सोसाइटियां बनाई गई हैं, बहुत सारी सोसाइटियां बनाई गई है, धड़ाधड़ बनाई गई है। लाहौर के अंदर भी बेशुमार इलाके खाली पड़े हैं। लेकिन जो लैंड माफिया है उन्होंने बेशुमार पैसा कमाने के लिए तरीकाकार अपनाया और अजीब तरीके से हुकूमत ने इजाजत दी। और कईयों को तो इजाजत चाहिए भी नहीं होती, कई तो बहुत ताकतवर है। यानी मैंने उस्मान बुज़दार साहब से कहा कि ये सारे जंगलात कट रहे हैं। मुल्तान में मैंने उन्हें कहा, मुल्तान में बहुत बड़े पैमाने पर जंगलात काट दिए गए थे, बागात काट दिए गए थे। और आम के वो बागात जो है वो बड़े कीमती बागात थे, बड़े कीमती जंगलात काट दिए गए थे। तो मैंने उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत से राब्ता किया उस वक्त। मैंने कहा जी वो बेड़ा गर्क कर दिया, पकड़ के दरख्त पे दरख्त काटते जा रहे हैं। और जो काटने वाले थे उनमें से एक बंदे ने मुझे वीडियोस भी भेजी थी उस दौर में। तो मैंने जब उनसे ये शेयर किया तो उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि जो प्राइवेट सोसाइटी है ना उन पे हमारा थोड़ा बहुत जोर चलता है, उनसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये डीएचए है तो यहाँ पे हमारे पर चलते हैं। उन्होंने ये कहा, मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया। मुझे ये लगा कि उस वक्त जनरल बाजवा इसके ऊपर एक्शन लेंगे और ये कटाई रुकवा देंगे। लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके ऊपर एक्शन होता कि ये दरख्त क्यों कटवाए जा रहे हैं वहां पे, वो एक्शन मेरे ऊपर ही हो गया। मेरे ऊपर एक के बाद एक दबाओ, एक के बाद एक दबाओ, जी वीडियो डिलीट करो, ये करो वो करो। मैंने कहा कि मैं क्यों करूं, मुझे बताएं। फिर मेरे पास जो सबूत थे मैंने उन साहब को दिए, जो ऑफिसर थे कि जनाब ये देखें तबाही फैल गई है वहां पे। तो इस तरह हमने अपने माहौल को तबाह किया फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट्स के लिए, यानी अपने फायदा कमाने के लिए। एक दरख्त आपको पता है कितना टाइम लगता है बड़ा होने में? 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक दरख्त तैयार होता है, फिर वो चलता है लंबे अरसे तक। और काटने में पता कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट। तो 5-10 मिनट के अंदर आप सालों की मेहनत जाया कर देते हैं। और उसका खुमियाजा फिर कुदरत फिर हमसे बदला लेती है। उसका खुमियाजा जो है वो हर जानदार चुकाता है। हर वो आदमी जिसको उसमें से हिस्सा नहीं मिलता लेकिन उसको उसका हिस्सा देना पड़ता है। वजह यह है कि ये लोग जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, इतने बड़े बड़े ये प्लॉटिंग की हुई है, इतना सारा पैसा बना लिया, ये लोग तो चले जाएंगे उन मुल्कों में जहां पे AQI अच्छा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे मरियम नवाज चली गई। यहां तो रह जाएगा वो गरीब बेचारा जिसकी वो मलकियत भी नहीं थी जगह। जब तक कट रहे थे वो बेचारा कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तो मामला ये है कि इस तरह हमने ज्यादती की है, हमने जुल्म किया है। कहीं बैरिया टाउन बन गया, कहीं कोई और टाउन बन गया, कहीं ये सोसाइटी बन गई, कहीं वो सोसाइटी कट गई। तो हर तरफ जो है जंगलात की तबाही फेरी। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उन्होंने कुछ पौधे लगाए भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने तबाही फेरी है। और जिस तरीके से मशरूम ग्रोथ हुई है सोसाइटियों की, उसके बाद पाकिस्तान में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पहुंच गया है कि ये शहर रहने के किसी तौर काबिल नहीं रहे। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? बड़ा लंबा एक मिशन चाहिए, कई सालों की मनसूबाबंदी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान को 10 से 15 साल काम करना पड़ेगा वापस सही सूरत हाल में आने के लिए। इमरान खान साहब के दौर में उन पर दबाव डाला जाता था कि ये जो रावी वाला एरिया है ना, ये ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दे, यहां बहुत सारा थीम पार्क और सोसाइटीज और ये और वो बनाना है, बड़े पैसे आएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा वो स्पेसिफिक एरिया जो है जब स्टडी करवाई तो उन्होंने बताया यहां पे नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं। लेकिन ये लैंड माफिया उनके भी खिलाफ हो गए। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने अलीम खान को बहुत बड़ी जमीन की इजाजत दी है, जो इमरान खान साहब के दौर में वो NOC जारी नहीं हो रहे थे, वो नहीं मिल रही थी। बहरहाल इसके ऊपर हम दोबारा भी बात करेंगे। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई खराब है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन, जरा तस्वीर आप देखें। ये तस्वीर है जनाब हमारे प्यारे वज़ीर आज़म, इसके अंदर जरा ढूंढ के दिखाएं आप मुझे। ये देखें, वो कभी कभी आप देखते हैं ना आपको मिल जाते हैं अखबारात के अंदर, जो बच्चों के अखबारात होते हैं, फर्क तलाश करें, या इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक फलां चीज छुपी हुई है उसको तलाश करें। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जनाब मुसलमान हुक्मरानों की है। और इस तस्वीर के अंदर जहां मुसलमान हुक्मरान खड़े हुए हैं, इनमें एक जो है वो एटमी मुल्क का सरबराह भी है। यानी जो मुल्क एटमी ताकत है, इन तमाम मुल्कों में से सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत है, या जो एटम बम चलाने की, एटम बम जिसने बनाया हुआ है उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। अब ये जो एक अकेला मुल्क है, इसका वज़ीर आज़म तलाश करें। गौर से देखें कहां पे है। ये देखें, ये लोग फासला रख रख के खड़े हुए हैं फ्रंट लाइन के अंदर। फिर आप देखिए पिछली लाइन, फिर उसके पीछे वो देखिए एंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटा सा आपको चेहरा नजर आ रहा होगा, छोटे कद का आदमी पीछे छुपा हुआ है। तो ये जनाब हमारे मुमलिकत खुदादाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उनके जनाब ये वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, एटमी कुव्वत के, और ये पीछे छुपकर खड़े हुए हैं। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी अगर आप फकीर हैं तो फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होती, आपको जगह जहां दे दी जाए आप वहां खामोशी से खड़े हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौर के अंदर कुछ इज्जत पाकिस्तान को मिल रही थी, लेकिन अब वो इज्जत भी उस तरह से नहीं मिल रही। बहरहाल ये हर एक इवेंट में जा क्यों रहे हैं? एक्चुअली ये करीब रहना चाहते हैं अरब हुक्मरानों के इस वक्त ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितने पैसे ये समेट सके। और अमेरिका की नई जो एस्टेब्लिशमेंट आने वाली है, या अमेरिका की एक नई इंतजामिया आ रही है, ट्रंप इंतजामिया, उसके साथ जितनी जल्दी हो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने भी बता दिया है कि वाकई में शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त पूरा जोर लगा रही है, दिन रात कोशिश कर रही है और सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ देख ले और इनकी बात सुन ले, या इनकी टेलीफोन कॉल उठा ले। मुमकिन है कि वो उठा ले, मुमकिन है कि वो इनके साथ बात कर ले, लेकिन क्या वो अपना मौकिफ बदल देगा इमरान खान के मामले पर? बड़ा सवाल
ये है। और इनके पास अब कोई ऑप्शन बाकी बचा नहीं है कि किसी तरह जो अमेरिका की आने वाली क़यादत है उसको भी जो बाइडन की तरह राम कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इसमें नाज़रीन एक खबर और है। शामदाना गुलजार साहिबा ने एक दावा किया था कि एक नौजवान जिसने एहतजाज किया काजी फायद ईसा के खिलाफ, उस नौजवान के वालिद को पकड़ा गया, फिर उसको ड्रिल मशीन से उसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसने जो है वो माफीनामा लिखा और माफी मांगी। लेकिन अभी एक नौजवान है, उनका स्टेटमेंट सामने आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और ये जो स्टेटमेंट आया है इसको पढ़ने के बाद तो बहुत तकलीफ हो रही है कि क्या ये निजाम इस हद तक भी जा सकता है कादी फायद ईसा के लिए। कादी फायद ईसा जिनके लिए आइन में तरमीम करने की बहुत कोशिश की गई, कादी फायद ईसा जिनके लिए हर रास्ता खोला गया, कादी फायद ईसा जिनको इस निजाम ने इतनी सहूलत दी कि उसकी मादी में कोई मिसाल नहीं मिलती, और वही कादी फायद ईसा जिन्होंने इस पूरे निजाम को ये यरगमाल बनाया, और वही कादी फायद ईसा जिनकी वजह से जुल्म और फस्तायत का बाजार पाकिस्तान में गर्म हुआ और उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में कोई नोटिस नहीं लिया। आज एक तो जब वो चीफ जस्टिस थे तब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही थी, उन्होंने कभी नोटिस नहीं लिया, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस नहीं है तो भी उसकी वजह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है। मिसाल के तौर पर नुमान इकबाल ये बताते हैं कि मेरे खिलाफ फाइल पर साइन करने का कहा गया, मेरे वालिद ने इनकार किया, तो मेरे छोटे भाई की टी शर्ट उतार कर वालिद को कहा साइन करते हो या फिर इसकी पैंट भी उतारे। बहनोई और कजन पर भी टॉर्चर किया गया। कादी फायद ईसा के खिलाफ एहतजाज करने वाले नुमान इकबाल का इंकशाफ। अब आप अंदाजा करें कि क्या रियासत इस किस्म के हथकंडे अपनाएगी। जिन लोगों ने जिस मुल्क में एहतजाज किया वहां तो FIR भी नहीं हुई, वहां पे तो कोई जुर्म है ही नहीं। ये काजी की तरफ देखना भी जुर्म है, काजी के बारे में बात करना भी जुर्म है। यानी काजी जो मर्जी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब काजी से कोई सवाल करे या कोई एहतजाज करे तो क्या वो जुर्म है? असल में प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जितने लोग आज इक्तदार में बैठे हुए हैं ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को निशाने इबरत क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं कि इन्हें पता है कल इन्होंने इक्तदार में नहीं रहना, और इन्हें यह भी पता है कि अगर आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना रोका तो कल जब हम इक्तदार में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ भी यही सलूक होगा जब हम इन मुल्कों में जाएंगे जहां पे ये ओवरसीज मौजूद है। लिहाजा ये उनको निशाने इबरत इसलिए बना रहे हैं ताकि आइंदा के लिए अपने लिए हालात को साजगार करें, लेकिन मुझे नहीं लगता सूरत बदलेगी। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, उस स्टेटमेंट में आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहले आप वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी ओपिनियन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हमें जो सजा मिली है डिजिटल मीडिया पर बैठे हुए लोगों की ज्यादतियों की वजह से मिली है। ये मुल्क और PTI दुश्मनी है, ये मुल्क से और PTI से दुश्मनी है। हमने उनको इख्तियार नहीं दिया कि ये इदारों को गालियां दें, जर्नैलों की किरदारकुशी की वजह से इद्दत केस बनाया गया। शेर अफजल मरवत तो एक तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं जरा जानना चाहता हूं। ये एक तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है। अगर तो सारे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर चार्ज है। लेकिन अगर वो चंद लोगों की निशानदेही कर रहे हैं तो उन लोगों का नाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशानदेही करनी चाहिए और बताना चाहिए उन्होंने कहां पे गालियां दी है। देखिए मैंने तो कोई गाली नहीं दी किसी को, आज तक नहीं दी, बदतरीन मुखालिफ को भी गाली नहीं दी, लेकिन मुझे उठाकर गायब कर दिया गया। 5 महीने मेरे से मुतालबा था कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो, मैंने कौन सी गाली दी थी? उस्मान डार ने कौन सी गाली दी थी? सदाकत अब्बासी ने कौन सी गाली दी थी? अली मोहम्मद खान तो गाली देता ही नहीं है, वो क्यों जेल में गया था? उसको क्यों सजा दी गई थी? बेशुमार और लोग हैं। अली अमीन गंडापुर को क्यों पकड़ा गया था? अली अमीन गंडापुर ने तो अपने मुंह से कहा कि मुझे तो 9 मई से पहले पकड़ दिया था, तब तो कोई लड़ाई भी नहीं थी, तब तो कोई सूरत भी नहीं थी। ये टॉर्चर का सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। 9 और 10 अप्रैल को जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 2022 में, तो तब किसने गालियां दी थी? या उससे पहले भी कोई गालियां दे रहा था? उसके बाद 25 मई को जिस लेवल का टॉर्चर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उस वक्त तो कोई गाली नहीं दे रहा था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हाँ मैं आज भी कहता हूं कि जो लोग गाली दे, बदजुबानी करे, इखलाक से गिरी हुई बात करे, वो नामुनासिब है, वो नहीं होनी चाहिए। वो इखलाकियात का दायरा दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उसके दायरे के अंदर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस बात का मैं इसको मानने वाला हूं, लेकिन ये कहना कि इद्दत के केस का जवाब बनता है इसलिए इमरान खान के ऊपर और उसकी बीवी के ऊपर इद्दत का केस इसलिए बना दो कि बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो गाली दे रहे हैं। भाई वो जो लोग गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। इमरान खान तो साबिक वज़ीर आज़म है, उसके ऊपर भोंडा इद्दत का मुकदमा बना के पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई की गई है, और तो कुछ नहीं है। तो सादा बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ लोगों को डिसोन करना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि ये लोग गालियां दे रहे हैं, तो सबूतों के साथ चीजें सामने रख के उनके खिलाफ एक अपना केस बनाए कि जनाब ये चीज ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम पे तनकीद करते हैं या जो लोग ये कहते हैं कि सिस्टम ने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, जबर किया है, जो लोग ये कहते हैं कि सिस्टम बार बार सियासतदानों को हटाता है या बंद कमरों के अंदर जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, या जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में सियासत का किरदार नहीं चाहते और वो तनकीद करते हैं, उनको आप ऐसा नहीं कह सकते। वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनका जमहूरी हक है कि वो अपनी ओपिनियन दे सके। आजादी इजहार राय उनको होनी चाहिए। हाँ जो लोग बदजुबान है उनके लिए एक मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख सकती है। नाज़रीन बाकी चीजें बाद में, अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।